नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं। यह मुद्दा केवल मुद्दा नहीं है, ये दरअसल वो वैचारिक जहर है जिसे शिक्षा के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ियों में घोलने का, उनके दिमाग में बसाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये प्रयास, इसे साजिश नहीं तो और क्या कुछ कहेंगे। दरअसल सवाल आज का महत्वपूर्ण यह है कि क्या भारत की धरती पर बैठकर भारत तोड़ने वालों का महिमा मंडन होगा? हो रहा है साहब। दरअसल जम्मू यूनिवर्सिटी देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन आज वही यूनिवर्सिटी कटघरे में है, क्योंकि यहां पढ़ाया जा रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, वही जिन्ना जिसने टू नेशन थ्योरी दी, जिसकी सोच ने भारत के टुकड़े कर दिए, जिसके कारण लाखों हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम हुआ, जिसके कारण देश ने विभाजन का जख्म झेला। आज उसी जिन्ना को माइनॉरिटी लीडर बताकर पढ़ाया जाएगा, उसी जिन्ना को राजनीतिक विचारक बताकर नई पीढ़ी के दिमाग में डाला जाएगा। तो साहब, सवाल यह है कि आखिर ये कैसी पढ़ाई है, ये कैसा सिलेबस है, ये कैसी मानसिकता है? क्या भारत में सरदार पटेल साहब, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जैसी महान विभूतियां कम पड़ गई हैं जो जिन्ना को पढ़ाया जा रहा है, या फिर यह एक सोची समझी साजिश है? सवाल यह है कि क्या एकेडमिक फ्रीडम के नाम पर देश के गुनहगारों को महान बना दिया जाएगा? एबीवीपी के छात्र सड़कों पर हैं, कह रहे हैं कि जिन्ना का चैप्टर हटाओ, लेकिन दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी देखिए क्या कह रही है। कह रही है कि यह तो एकेडमिक स्टडी है, यह तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को, मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंस है उसे समझाने का एक आधार है। तो सवाल यह है कि क्या देश को तोड़ने वालों, देश के हिंदुओं का कत्लेआम करने वालों पर स्टडी होगी? क्या अगली पीढ़ी को यह सिखाया जाएगा कि भारत का बंटवारा करने वाला भी एक विचारक था? आज हम रण क्षेत्र में सीधा सवाल पूछेंगे कि क्या यह शिक्षा है या विचारधारा का जहर है? क्या यह निशाना है या फिर बहाना है? क्या यह इतिहास है या इतिहास से छेड़छाड़ है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत में बैठकर भारत विरोधियों को हीरो बनाया जाएगा? क्योंकि यह सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, यह सिर्फ एक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की सोच पर हमला है। और इसलिए रण क्षेत्र में सीधी बहस होगी जिन्ना के समर्थकों से और उन लोगों से जो कहते हैं उन्हें पढ़ाना जरूरी है। आज उन्हीं से सवाल पूछेंगे और जवाब भी लेंगे, क्योंकि विचारधारा का ये महासंग्राम आने वाली पीढ़ियों को उस जहर से बचाएगा जिससे उनके दिमाग में घोलने का प्रयास किया जा रहा है। आज की बहस शुरू करें उससे पहले यूनिवर्सिटी में किस तरीके से हंगामा बरपा है, छात्र से लेकर कैसे आक्रोशित है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पर सफाई दे रहा है और इस पूरे प्रकरण ने राजनीति का रंग कैसे ले लिया है, ये तमाम प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखते हैं और फिर शुरू करेंगे आज की बहस। विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक सिलेबस पब्लिक डोमेन के अंदर आता है, जिस प्रकार से जिसके यूनिट सेकंड के अंदर नेशन इन इंडियन थॉट के नाम पर एक सब टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर माइनॉरिटीज एंड नेशन के नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ाने का काम किया जा रहा है कि किस प्रकार से भारत के अंदर माइनॉरिटीज को, नेशन को निर्माण को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना का क्या योगदान है, ये पढ़ाने का काम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट कर रहा है। इस विषय को लेकर हमारा सीधा और स्पष्ट मत यही है कि मोहम्मद अली जिन्ना का महिमा मंडन करना बंद करे जम्मू विश्वविद्यालय। और इस विषय को लेकर हम सीधी सीधी चेतावनी बोर्ड ऑफ स्टडीज को और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को दे देना चाहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का विषय इस सब्जेक्ट से हटाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं नए विमर्शों को जम्मू विश्वविद्यालय गढ़ने का काम कर रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो बहुत सारे जो थे हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया इस भारत को जो वो इंडिपेंडेंस दिलवाने में। लेकिन आज हम जब देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है वो जिन्ना का नाम यूज़ कर रहे हैं, वो जिन्ना के बारे में पढ़ा रहे। पहली बात तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मजनक बात है कि जिन्ना जिसने देश के टुकड़े करवाए हैं, जो देश के टुकड़ों की बात करता था, जिसने देश के टुकड़ों की बात ही नहीं, उसने देश के टुकड़े भी करवा दिए, उसके बारे में जो है उसको हाईलाइट किया जा रहा है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है और उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है।
क्या सच में वो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते थे या देश के टुकड़ों की बात करते थे? उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश बनवा दिए हैं और आज भी हम जो है वो जिन्ना को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मजनक बात है। ये जो कल 1-2 दिन पहले का इशू चल रहा है, तो कोई प्रिंट मीडिया से हमें कोई रिप्रेजेंटेशन आई थी, तो उसका हमने पूरा रिप्लाई दिया है ऑफिशियल लेवल पे। तो वो शायद मेरे पास भी कॉपी पड़ी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमारा जो जहाँ तक पर्पस सिलेबस का है, सिलेबस में जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उस पर 3 लोगों के ऊपर क्वेश्चन करा गया है। उसमें M.A. जना है, देन सैयद अहमद खान है और इकबाल है। जिन्ना का जो है एक जो अध्याय जोड़ा गया है वो उसकी हम शिवसेना कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है। हमारा मानना है ये दुर्भाग्यपूर्ण को आहत करने वाला जो है कृत्य है। देखिए, जिन्ना की राजनीति और इस व्यक्ति की पूरी राजनीति देश को जो है 2 भागों के अंदर बांटा। हजारों लाखों लोग उस समय जो है बेघर हुए, कई लोगों की जो है वो जाने भी गई। मेरे ख्याल से बराबर है। ऐसा है कि जिन्ना साहब ने कहाँ न कहाँ ये देश को 2 टुकड़े किए हैं। उनकी तारीफ करने वाला लेख अगर उसमें होगा, क्या है मुझे मालूम नहीं, होगा तो वो गलत है, उसको वो निकाल देना चाहिए। उनकी मांग गलत है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि जिसने देश के टुकड़े कराए हो उसको क्यों पढ़ाया जाए, उस पर स्टडी क्यों जरूरत क्यों आखिर पड़ी है? क्या ये सीधे सीधे आने वाली पीढ़ी के दिमाग में जहर घोलने जैसा नहीं है? एकेडमिक फ्रीडम के नाम पर गद्दारों की पढ़ाई, क्या ये जायज है? इस पर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने भी प्रतिक्रिया दी है। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा तो उनकी क्या राय थी, आपके सामने रखते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में राजनीतिक शास्त्र में जिन्ना का चैप्टर दिया गया है और इससे राष्ट्रवादी बहुत ज्यादा आक्रोशित है। और इसी पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी हैं। सर, किस तरह जिन्ना का जिन पुनः वापस आया है और जब तक इस देश में गजवा हिंद की सोच जीवित रहेगी तब तक ये जिन्ना का बार बार वापस आता रहेगा। फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या देश के अन्य हो। तब तो लोग कहते थे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको हम हरिगढ़ यूनिवर्सिटी कहते, वो तो इसलिए है कि वहां वो पढ़े थे, इसलिए वहां उनकी फोटो लगाई गई। अब जम्मू यात्री निवास या जम्मू यूनिवर्सिटी से उनका क्या संबंध था? लेकिन ये जिन्ना का संबंध हर उस गद्दार से, बेईमान से है जो इस देश के विरुद्ध है और पाकिस्तान का प्रो है। उसको बहाना चाहिए जिन्ना का। और इसलिए पहली आपत्ति मेरी उन गद्दारों पे है। दूसरी आपत्ति मेरी शिक्षा विभाग से है, वो भारत सरकार का हो या जम्मू कश्मीर सरकार का हो। आखिर इतने हिंदुस्तान का विभाजन करने वाले इतने बड़े खलनायक को हमारे टेक्स्ट बुक में जगह मिलती कैसे है? इस पर भी संबंधित विभागों पर, व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग मैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से करता हूं। इसके बिना कुछ होने वाला नहीं। एक बार एक उदाहरण स्थापित करिए कि जिन्ना के जिनको बार बार जगाने वाले पर एक कठोर कार्रवाई इस देश में होती है तो फिर दूसरा कोई कभी नहीं करेगा। यहाँ पे जो फैकल्टी है उसका ये कहना है कि ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ाते हैं तो ये उस उद्देश्य से पढ़ाया जा रहा चैप्टर है। देखिए, बहाना कुछ भी हो, चाहते क्या है, निशाना क्या है, वो देखना चाहिए। इसलिए बहाना क्या है छोड़ दीजिए, निशाना पहचानिए। और निशाना इस देश के राष्ट्रवाद को, देश को, देश की भक्ति को अगर लेने वाला कोई है तो फिर उसको हमारे भी निशाने पर होना चाहिए। इससे कम कुछ मंजूर नहीं। जी, धन्यवाद सर। तो बहाना नहीं, निशाना समझिए। और आइए इसी पर हम शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। जिन्ना का महिमा मंडन बंद करो, जिन्ना का महिमा मंडन बंद करो, जिन्ना को ग्लोरीफाई करना बंद करो, गोली मारो सालों को, जिन्ना के यारों को गोली मारो सालों को। जिन्ना का यो जोर है, देश का गद्दार है, जिन्ना के यो जोर है, देश के गद्दार है। पाकिस्तानी एजेंडा बंद करो, देश का
गद्दार है, ये वो आवाजें हैं जो साफ तौर पर ये चीख चीख कर कह रही है कि आखिर शिक्षा के माध्यम से विचारधारा का ये जहर आखिर क्यों घोला जा रहा है। क्या ये सीधे सीधे देश के साथ गद्दारी नहीं है? क्या ये सीधे सीधे आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के साथ गद्दारी नहीं है? और आइए इसी पर ही सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और जवाब देने के लिए आज जनक्षेत्र में जो अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रोफेसर विदु रावल जी, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ लखपत सिंह बुक्तोला जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जानी मानी देश के इतिहासकार हैं नीरा मिश्रा जी और सनक श्रीवास्तव हैं जो कि एबीवीपी जम्मू कश्मीर के प्रदेश मंत्री हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले सनक आपके साथ ही, सनक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, सनक आपके साथ ही मैं शुरुआत करना चाहती हूं कि ये जो पूरी जो कहानी शुरू हुई है सिलेबस में एक चैप्टर से, कब, कैसे और क्यों, और ये विरोध के जो सुर हैं, इसको जब सामने रखा गया तो आप लोगों को कैसा रिएक्शन मिला? छात्र शक्ति जिंदाबाद, वंदे मातरम। जिस प्रकार से ये जो सिलेबस जब पब्लिक डोमेन के अंदर ये डॉक्यूमेंट बनकर के आता है, इसकी चर्चाएं पहले भी थी, परंतु जब ये पब्लिक डोमेन के अंदर ये डॉक्यूमेंट आता है तो इस विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर अपना विरोध दर्ज करती है इस विषय को लेकर के कि किस प्रकार से यूनिट का नाम क्या रखा जाता है। नेशन इन इंडियन थॉट के नाम से एक यूनिट बनाया जाता है जिसके अंदर सब यूनिट के अंदर मिनॉरिटीज एंड नेशन, जिसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना का टॉपिक उसके अंदर ऐड किया जाता है। पहला विद्यार्थी परिषद का इस विषय को लेकर पहला तर्क यह था कि जब आप नेशन इन इंडियन थॉट की बात कर रहे हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना किस प्रकार से इंडियन थॉट का व्यक्ति हो गया। अगर उसके अंदर वो इंडियन थॉट होता तो वो पाकिस्तान क्यों बनाता, तो वो भारत के अंदर रहता। उसके अंदर वो पाकिस्तानी थॉट था, उसे एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के रूप में दिखाना, दर्शाना एक सोची समझी साजिश है और तथ्यों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने जैसा है। और साथ में जब मिनॉरिटीज एंड नेशन की बात उसके अंदर की गई, मिनॉरिटीज एंड नेशन और आगे लिखा गया मोहम्मद अली जिन्ना, तो उसके अंदर किस पर मिनॉरिटीज ने तो मोहम्मद अली जिन्ना को रिजेक्ट किया 47 के अंदर। अगर मिनॉरिटीज का लीडर मोहम्मद अली जिन्ना होता तो आज परिस्थितियां अलग होती। मिनॉरिटी ने तो उस समय भी रिजेक्ट किया और मिनॉरिटी आज भारत के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान से काफी अधिक है और अच्छे तरीके से रह पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोहम्मद अली जिन्ना को ग्लोरीफाई करने को लेकर के कि कहीं ना कहीं विशेष बात जोड़ा गया। अगर जिन्ना को पढ़ाना ही चाहते हैं तो आप जिन्ना को पढ़ाइए कि जिन्ना ने लाखों लाशों के ऊपर पाकिस्तान बनाया। और अगर मैं खास करके जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जब पार्टीशन हुआ तो जम्मू कश्मीर, उस पार्टीशन का दर्द आज तक अगर कोई झेल रहा है तो वो जम्मू कश्मीर प्रदेश है। अगर मैं बात करूं 47 के अंदर जब ट्रेनें भरकर जब भेजा गया, जो लोग माइग्रेट कर रहे थे पाकिस्तान से, उनकी लाशें यहाँ सियालकोट के अंदर भेजी गई। और उसके बाद अगर हम बात करें सीज फायर वायलेशन हो जम्मू कश्मीर, उसके अंदर भी त्रस्त है। मैं पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं, वो भारत जम्मू कश्मीर का हिस्सा, भारत का हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है। उसी जिन्ना के प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, बावजूद इसके अगर ऐसे व्यक्ति की, ऐसे शख्स की स्टडी कराई जाए जो देश का सबसे बड़ा गद्दार हो, और वो भी नेशन इन इंडियन थॉट। प्रोफेसर विदु रावल जी, आपके पास आ रही हो। ये नेशन इन इंडियन थॉट जब हम कहते हैं तो फिर भारत की बात हुई ना। और सनक का कहना बिल्कुल सही है कि जिन्ना के अंदर तो भारत और भारतीयता ये बीज ही नहीं था, ये डीएनए ही नहीं था। तो फिर नेशन इन इंडियन थॉट में एकेडमिक फ्रीडम के नाम पर जिन्ना की स्टडी, ये कैसे जायज हो सकता है? कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आखिर? ये इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि जिन्ना भारत के विभाजन के लिए सबसे बड़ा अगर कोई कारक था, सबसे बड़ा कोई दोषी था तो वो मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना की सनक और जिन्ना के धर्मांध के कारण ही भारत का विभाजन हुआ। 1.5 करोड़ भारतीय अपना घर, अपना परिवार, अपना गांव, अपनी संपत्ति छोड़कर जो है वो भारत जो कल भारत था उस भारत को छोड़कर इस भारत में आए। 10 लाख लोग मारे गए, 10,000 माताएं बहनें अपनी अस्मिता लुटाकर उस समय आई। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि इसका दोषी जो है मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में ये बात हमें पढ़ाई जानी चाहिए, बारंबार पढ़ाई जानी चाहिए कि इस प्रकार का एक व्यक्ति था जिसके समर्थन में यहाँ पर थोक के भाव जो है कुछ लोगों ने वोट किया था। और ये एक अलग इतिहास का दूसरा तथ्य है कि वोट जिन्ना को करने के बाद 1946 के चुनाव में वो लोग हिंदुस्तान में ही रह गए, यानी भारत जिसको आज हम भारत कहते हैं
उसमें ही रह गए। तो ये बात जो है निश्चित तौर पर छुपाई नहीं जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। पढ़ाया ये जा रहा है, और ये मैं पढ़ रहा हूँ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो सिलेबस जो है उसमें बनाया गया, उसमें यह पढ़ाया गया कि मुगलिया अंत और उपनिवेशवाद के बाद आधुनिक राज्य निर्माण के नेता के तौर पर इस व्यक्ति को, इस दुष्ट को, इस जिन्ना को प्रस्तुत किया गया। यहां आपत्ति है, आपत्ति जिन्ना को सही परिप्रेक्ष्य में, सही उसकी भूमिका। जिन्ना एक कुंठित व्यक्ति था, लेट अस नॉट मेक एनी मिस्टेक अबाउट इट। जिन्ना एक धर्मांध कुंठित व्यक्ति था जो कि भारत के विभाजन का सबसे बड़ा कारक था। ये जो पेन है, अनएंडिंग पेन है, ये जो दर्द है जो रिस के बाहर निकलता है, उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई था तो we all are aware about it, we all are clear about it, but the matter is this कि ये जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने ये सिलेबस तैयार किया, जो इस चैप्टर को लेकर आए, जो कि जिन्ना को विचारक के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उन लोगों तक आप कैसे पहुंचेंगे? ये तो आपकी सरकार की नाक के नीचे ही ये जहर घोल रहे हैं। ये सनक जैसे बच्चों को या एबीवीपी के छात्रों को या जो स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं, वो यही तो पूछ रहे हैं कि हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये हमें क्लियर करना होगा। भारत का विभाजन हुआ, ये एक सत्य बात है। सबसे दर्दनाक, मैं मानता हूं पिछले 100 वर्षों की सबसे दर्दनाक घटना भारत का विभाजन थी। क्या वो हवा में हो गया? क्या उसका कोई कारक नहीं है? क्या उससे पहले चलिए, लावनी जी समझने का प्रयास करना पड़ेगा। उससे पहले चलिए, क्या हम ये बताएं कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ था लेकिन नादिर शाह का जिक्र ना करें, बाबर और औरंगजेब का बताए ना कि नरसंहार करने वाले कौन थे? उस परिप्रेक्ष्य में तो नाम लेने पड़ेंगे। नहीं तो उस परिप्रेक्ष्य में लेना, लेकिन यहाँ तो परिप्रेक्ष्य ही अलग है। सनत ने अभी क्लियर किया कि यहाँ तो परिप्रेक्ष्य अलग है ना। देखिए राहुल साहब, बहुत क्लियर है ये मुद्दा राजनीति से बहुत ऊपर उठकर है, क्योंकि देश को बनाने वाले यही युवा होंगे, और अगर इन्हीं युवाओं के दिमाग में ये जहर घोल दिया जाएगा एक विचारक के रूप में, एक माइनॉरिटी विचारक के रूप में, और नेशन, ये जो खास तौर से नेशन इन इंडियन थॉट, तो इसमें अगर जिन्ना का नाम आएगा तो ये पूछा जाएगा कि आखिर शिक्षा विभाग में ऐसा कौन से लोग घुसे हुए हैं जो गजवाई हिंद की अभी भी संकल्पना को पाल रहे हैं। ये आपके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है सर, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। देखिए, ये देखना जिन्ना को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्बेटम मैंने कोट किया पहले की पुस्तकों में क्या लिखा हुआ था। अगर इस प्रकार से लिखा, अगर जिन्ना को कोई ये कहे कि जिन्ना खुद को सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुस्लिम्स बोलते, और 1946 का जो चुनाव था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत लड़ा गया था, 100% मुस्लिम इलाकों से मुस्लिम लीग को वोट मिला था। अगर आप इस ऐतिहासिक फैक्ट को छुपाना चाहते हैं तो गुड लक टू यू। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि सेपरेट इलेक्टोरेट में भर भर कर, थोक के भाव बोरियां भर भर कर मोहम्मद अली जिन्ना को वोट किया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, बॉम्बे, मेड्रास जो प्रोविंसेस थे, उसमें जिन्ना को मुस्लिम लीग के द्वारा जो लोग थे, जो जिन्नावादी लोग थे, उनको मिला था। ठीक है, उनके आज भी मानस पुत्र भारत में मौजूद हैं, इस बात से कैसे आप डिनाई कर देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन बुरा करने वाले के नाम को कैसे छुपा देंगे? अगर जिन्ना का कहीं महिमा मंडन होता है, ये कहा गया कि 1938 से जो है अलीगढ़ मुस्लिम लीग में उसका पोर्ट्रेट लगा हुआ है, वो क्यों नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। क्यों? हमने क्या अपने हम पर नरसंहार करने वाले लोगों का, हम आताइयों का क्या हमें महिमा मंडन करना है? निश्चित तौर पर करना है। जिन्ना का पोर्ट्रेट हटना चाहिए। यही तो मैं भी पूछ रही हूँ, यही तो सवाल मेरा भी है, यही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि पोर्ट्रेट भी हटना चाहिए, चैप्टर भी हटना चाहिए, लेकिन पोर्ट्रेट लगाने वाले कौन है और चैप्टर को इंक्लूड करने वाले कौन लोग हैं, इसकी स्क्रूटनी तो आपको करना होगा ना। सनक जरा आप बता दीजिए, सनक जरा क्लियर कीजिए। ठीक है, सनक विल क्लियर इट। हाँ, सनक बताइए। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहा कि हमें पढ़ाने में आपत्ति नहीं, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए ना। ये किस प्रकार से उसने पार्टीशन किया, किस प्रकार से उसने भारत के टुकड़े करने का काम किया, हमें इससे आपत्ति नहीं है। परंतु वो कौन मानसिकता वाले लोग हैं जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, जो तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर किस प्रकार से उसे परोसने का काम विद्यार्थियों को कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत सोची समझी साजिश है। जिस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद ने इस विषय को लेकर उठाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो साजिश सबके सामने आनी चाहिए। ऑलराइट, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप कैसे पोर्ट्रेट करते हैं। लखपत जी का जरा एक स्टेटमेंट लेती हूँ, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बुटोला साहब, महत्वपूर्ण ये है कि एकेडमिक फ्रीडम के नाम पर बहुत कुछ देखा है इस देश ने,
औरंगजेब महान है, आज तक अब जाकर ये चीज खत्म हुई है, लेकिन अब एक नई जो ये जिन्ना का जिन फिर से जिस तरह से निकला है, आप लोग किसे रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं? कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी इस पर? देखिए, पहले तो जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। मैं ये कह रहा हूं कि ये जिन निकालने से फायदा किसको होता है? सरकारें किसकी हैं? आज वो भी खुलेआम गालियां देते टीवी चैनलों पे, उस पे केस क्यों नहीं होते? वो जेल क्यों नहीं जाता है? उसके भाई पे केस क्यों नहीं होते? ये आप लवली जी आप बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये जोड़ा जा रहा है, मैं सीधे एक शब्द में कह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कर रहे हैं? वो क्या खेल रहे हैं? क्या एक विश्वविद्यालय की कीमत हो गई कि वो यूजीसी के मानकों को न माने? क्या वो जो एनईपी है 2020 की, उसकी गाइडलाइन को साइड लाइन कर दे? ये आपको सोचना है। लेकिन क्योंकि टीवी चैनलों पे आके विवाद खड़ा करना, ये तो ऐसी स्थितियां हो जाती है। बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, सरकार एक्शन नहीं लेगी, लेकिन ये सड़कों पे खड़े हो जाएंगे। कहीं महिला से बलात्कार हो जाएगा, ये धरना प्रदर्शन देगी, लेकिन एक्शन नहीं लेगी। कहीं कोई मर्डर हो जाए, ये धरना प्रदर्शन एक्शन। सरकारें किस लिए होती? सरकार इसलिए होती, सुन लीजिएगा, मैं आपको पूरी इंटरप्ट मत कीजिए, मैं पूरी बात कह रहा हूँ। सरकार इसलिए होती, इस तरह के लोगों की हिम्मत हो कैसी रही? ये हिम्मत कौन करवा रहा है? कौन चाहता है ये विवाद हो? इस पे तो देखना चाहे ना। 4 लोग धरना ले लेंगे, जो फलाने के यार हैं वो राष्ट्र विरोधी गद्दार हैं, ये पोस्टर लेने से राष्ट्र विरोधी गद्दार वो क्यों नहीं, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो इस तरह के मामलों को आगे बढ़ाने का काम करती है? इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट गद्दार है, वो इस तरह के इनिशिएटिव नहीं लेती है, ऐसे लोगों को जेल नहीं डालती है, सजा नहीं देती है। जवाब अभी रावत साहब देंगे, लेकिन जरा मुझे एक बात बता दीजिए, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आपने सरकार को तो पानी पी पी कर कोस लिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी भी है ना। ये जो क्या आपको फिल्म का वो डायलॉग याद है, सरकार तो हमारी लेकिन सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। ये जो सिस्टम चला आ रहा है वो तो आपके शासन से ही चला आ रहा है। तो वो जो सोच, जो डीएनए आपने भरा हुआ है, उसके बदलाव के लिए आप सेलेक्टिव आउटरीच तब देते हैं जब ये मुद्दा उठता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये मुद्दा एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने क्यों उठाया? ये मुद्दा तो आपको उठाना चाहिए था, आपको तो सिलेक्टिव आउटरीच देना है। इसीलिए आप सोच समझ के तब आप आएंगे जब आपको लगेगा कि आपकी राजनीति सेट होगी। हाँ, सुन रही हूँ सर, बताइए बताइए बताइए। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, यदि सरकार के पास हिम्मत है तो इस्तीफा दे, सरकार न चलाए। यदि सिस्टम सरकार के हाथ में नहीं है, वो सरकार को सरकार चलाने का दायित्व नहीं है। कांग्रेस में ये हिम्मत है कि वो सीधे कहे कि जिन्ना गद्दार है और जिन्ना के पन्ने को खड़े होकर वो जलाएगी। मैं सरकार के प्रतिनिधि से अभी ये प्रश्न पूछूंगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या कांग्रेस में ये हिम्मत है कि वो खुलकर बोले जिन्ना गद्दार था, जिन्ना के चैप्टर को वो सीधे सीधे आग लगाएगी सड़कों पर उतरकर? वो आउटरीच कांग्रेस दिखाने की हिम्मत रखेगी? मैं सुन लीजिए, इतिहास पढ़िए, जब ये देश जिन्ना गद्दार था, ये बोलना ही तो है लखपत जी। इतिहास मत बताइए, इतिहास बताने के लिए अभी नीला जी बैठी हुई है। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लो, सुन लीजिए लवली जी। हाँ बताइए, सुन रही हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जिन्ना तो गद्दार था ही था, लेकिन ये भी पूछना पड़ेगा कि 1941 में मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकार बना रहा था, कौन मलाई खा रहा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे तब? इतिहास को पढ़ के आइए, और इतिहास पढ़े। और उसी मुस्लिम लीग के साथ आप लोगों ने किस तरीके से आगे केरल में भी किस तरह से आपकी गलबैया हुई, मुझे इतिहास मत बताइए। आप तो वर्तमान में भी उनको नहीं भूल पाए हैं। रावल साहब जवाब दीजिए। जब ये देश 595 रियासतों में बटा हुआ था, तब जाके कुछ लोग राहुल साहब जल्दी से काउंटर से नीरज इंतजार को तोड़ने का काम करे थे, वो गद्दार है, उनसे सीखेगा और इतिहास सही पढ़वाएगा। और ऐसे लोग जिनकी हिम्मत हो रही है मुस्लिम लीग जैसे लोगों को पढ़ाने का, उन लोगों को जेल जाने का काम करवाएगा। ये चेयर लोग डिबेट करते हैं, मुस्लिम करने से राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। अकाउंटेबिलिटी समझे, लखपत जी अब दे रहे हो जवाब, आरोप लगा लिया, जवाब ले लीजिए। जवाब यही समझने का काम कीजिए। जवाब नहीं चाहिए क्या? जवाब से डर लग रहा है, डर लग रहा है जवाब से। सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है और मैं सवाल बिना भागे उसका उत्तर देने वाला हूं। देखिए, पहला सवाल तो यह है कि ये करने के दोषी कौन है। ये मुझे लगता है कि पहला सवाल यही आना चाहिए था, लेकिन चलिए, लखपत जी ने सवाल पूछा। ये जो जम्मू यूनिवर्सिटी है, इसको कंफ्यूज मत कीजिए जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इसको कंफ्यूज मत कीजिए। ये जम्मू स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो 1969 में स्टैब्लिश की गई थी।
इसमें जो इसका जो शिक्षा बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ स्टडीज होता है, उसको सिलेबस बनाने की पूरी स्वायत्ता है। स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा फंडेड है, यूजीसी द्वारा, जरूर ठीक बात है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसके जरूर जो है इसको रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन बोर्ड ऑफ स्टडीज जो है इसके वो पूरे तरीके से स्टेट कंट्रोल्ड है। दूसरा 1941 पर चलेगा ये। 1941 के बाद 1945-46 में चुनाव हुए। इन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर मिलकर किसके साथ सरकार बनाई, लखपति आधा अधूरा इतिहास मत पढ़िए। 1946 के चुनाव के अंदर पंजाब जो था, पंजाब प्रांत में कांग्रेस का बहुमत नहीं आया। अब सुनिए, अब डरिए मत, सुनिए, अब सुनिए, हिम्मत रखिए, बीच में मत रखिए, डरिए मत, भागिए मत, पकड़ लिया मैंने आपको पकड़ लिया, भागिए मत, अब बोलते रहेंगे क्या? पंजाब के अंदर इन्होंने इनके कांग्रेस के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने मौलाना आजाद ने मिलकर यूनियनिस्ट के साथ गठबंधन की सरकार बना दी। नेहरू ने यंग इंडियन में लिखा, नहीं, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर पंजाब आज का पंजाब, हरियाणा और हिमाचल है, उसके अंदर जो है कांग्रेस की मुस्लिम लीग के साथ सरकार बननी चाहिए। ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पंजाब की सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन 1941 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सरकार नहीं बनाई थी, स्वराज पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, प्राज्य पार्टी ने सरकार बनाई थी। ये झूठा इतिहास पढ़ाते हैं। बता दीजिए किसके साथ सरकार बनाई थी, बता दे, नहीं बता पाएंगे। अब आप भाग रहे हैं, अब बोलते जा रहे हैं, इतिहास का सच और झूठ। नीरा जी के पास जरा मुझे जाने दीजिए, इतिहास का सच और झूठ, ये सब कुछ शिक्षा पर निर्भर करता है जो हम परोसते हैं। नीरा जी, शिक्षा के माध्यम से पूरी सभ्यताओं को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा गया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बहुत आसानी से सभ्यताओं पर प्रहार हुआ है शिक्षा के माध्यम से ही। और यहाँ पर दोबारा उसी सोच को लेकर ये सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी आसानी से हमारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, लेकिन जहां पर नींव हिल रही है, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कोई नहीं बोलता। इतिहास का सच और झूठ ये जानने की कोशिश जरूर होती है एकेडमिक फ्रीडम के नाम पर। नीरा जी, सबसे पहले तो मैं सनक और उसकी पूरी टीम एबीवीपी को सचमुच अभिनंदन और बधाई देती हूं कि उन्होंने इस चीज को उठाया, चाहे वो स्टेट का दायित्व हो, लेकिन जब कोई भी स्टेट की एजुकेशन का यूजीसी द्वारा फंडिंग होता है तो सेंटर उसमें भागीदारी होता है। तो हमें ये संज्ञान स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंटर को भी लेना है। नंबर 2 बात यह है, इस बार जो सिलेबस बना है, अगर हम इस चैप्टर को, जैसे कि हमारे एबीवी के भाई लोग कह रहे हैं, हम ये कहें कि भाई इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो देशद्रोही तत्व खड़े हुए, उनके बारे में जब हम पढ़ाएंगे तब हम जिन्ना को पढ़ाएंगे, नहीं तो हम उनको नहीं पढ़ाएंगे। नंबर 2, माइनॉरिटीज की कोई डेफिनेशन हमारे संविधान में नहीं है। ये माइनॉरिटीज कैसे हो गए? हमारे माइनॉरिटीज तो पारसीज है, हमारे माइनॉरिटीज तो जैन्स है, जो छोटे छोटे कम्युनिटीज हैं, ये माइनॉरिटीज नहीं है। तो इस तरह से भी ये गलत हुआ है। तो जिन्ना का महिमा मंडल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसके साथ मैं एबीवी के छात्रों को और सबको एक और बात बता दूं, हमारे यहाँ दिल्ली इंद्रप्रस्थ क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा शोधकर्ताओं ने एक विरोध आरंभ किया है इन किताबों के थ्रू। न सिर्फ पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस की 6th और 7th की किताब में पूरा का पूरा मैक्यूलेवादी, मार्क्सिस्टवादी और जो डेट्स दी गई हैं, हमारी सिविलाइजेशन को 2000 BC बनाया है। मतलब कहाँ 10,000 साल पुरानी सभ्यता, 6-7 हजार साल पहले वेद लिखे गए, इतनी गलत चीजें दी गई हैं। हम लोग ऑलरेडी एक पिटीशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बधाई के पात्र है, क्योंकि हमारे देश में अगर हम इतिहास, मैंने भी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है और मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, जहां पे मार्क्सवादी हावी था, किस तरह से मैंने वहां विध्वंस करा है हमारे पूरी इंडस्ट्री को। लेकिन ये जो जिन्ना को लाना, जिन्ना को आप लाइए, उसको बताइए कि उसके असली कैरेक्टर क्या था, कि सत्ता
के लालच में उसने देश का विभाजन किया। कैरेक्टर क्या था, और जिसने यही उसका सबसे साथ दिया। महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप उस कैरेक्टर को पीछे करके जिस तरीके से परसेप्शन और नैरेटिव का खेल चलता है शिक्षा में भी, अगर इसी बीज को आप बोएंगे तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय के लिए घातक होगा। और यहाँ देश के अंदर भी चल रही है, जो बम या गोलों या मिसाइल से नहीं लड़ी जा रही है, दरअसल ये विचारों से लड़ी जा रही है। और जब हम वैचारिक लड़ाई की बात करते हैं रावल साहब, जब वैचारिक युद्ध की बात आती है, आ रही हूं सनक आपके पास, एक सवाल जरा रावल जी से पूछने दीजिए कि जब हम वैचारिक युद्ध की बात करते हैं तो ये बम गोला, आ रही हूं नीरा जी प्लीज एक आपके ही एक पॉइंट से मैं एक सवाल जरा रावल जी से करना चाह रही हूं, बार बार ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बम गोली बारूद से भी खतरनाक होता है ये जो वैचारिक युद्ध होता है। बहुत आसानी से युद्ध जीता जा सकता है इस वैचारिक हथियारों के माध्यम से। रावल साहब, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि वो जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं वो अपना एक उनका ऑटोनोमस बॉडी होती है, वो डिसाइड करते हैं। लेकिन बात ये है कि उनके लिए भी स्क्रूटनी करने के लिए, कोई ना कोई ऑडिट करने के लिए, ये ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी फिर? ऐसे तो हर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी कहेगी कि भाई उनकी इंडिविजुअल बॉडी है, वो सिलेबस डिसाइड करते हैं और ऐसे ही खेल खेला जाता रहेगा। तो ऑडिट कौन करेगा, नजर कौन रखेगा? वही ऑडिट करते हैं जो सबसे ज्यादा इस डिबेट में चिल्ला रहे हैं, जिनकी गठबंधन की सरकार चल रही है, वही ऑडिट करते हैं, वही अपॉइंटी हैं बकायदा। इन ये बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर्स को अपॉइंट करने वाली जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार के सदस्य कर रहे हैं अपॉइंट। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा था आपसे पहले, अब मुझे मजबूरन करना पड़ेगा, मुंह में हाथ डालकर पूछा गया है। सबसे पहले ये बता दें यहां पर बैठकर कि एम्बेसडर ऑफ जिन्ना इज द ग्रेटेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसने कहा था भैया? सरोजिनी नायडू ने कहा। सरोजिनी नायडू वही जिनको बाद में आपने भारत के स्वतंत्र होने के बाद अलग अलग देशों में आपने एम्बेसडर बनाया था, कांग्रेस ने एम्बेसडर बनाया था, नेहरू जी की बहन ने। उसके अलावा ताराचंद की एनसीईआरटी की जो पुस्तक थी वॉल्यूम 1 1961, उसमें हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वॉल्यूम 1 में उसमें साफ तौर पर वही लिखा हुआ है, मुगलिया अंत और उपनिवेशवाद के बाद आधुनिक राज्य निर्माण के नेता मोहम्मद अली जिन्ना। ये एनसीईआरटी की पुस्तक में कांग्रेस पढ़ाती रही और सवाल हमसे पूछती है। यही ताराचंद की एनसीईआरटी की 1967 की वॉल्यूम 2 की पुस्तक में भी लिखा हुआ है। 1971 के बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी की मॉडर्न इंडिया में लिखा हुआ है कि मेकर्स ऑफ इंडिया के हेडिंग के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिखा गया है। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन किस प्रकार से बेशर्मी से जो है यहां बक को पास किया जा रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। हमें शत्रुबोध होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए किन क्रूर आक्रांताओं ने, किन आतताइयों ने, किन धर्मांध लोगों ने किस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया। और जब मैं हिंदू कहता हूं तो मैं भारतीयों का नरसंहार करता हूं, क्योंकि मेरे लिए हिंदू और भारतीय अलग नहीं हो सकते हैं, ये एक ही एंटिटी है। किस प्रकार से इन लोगों ने जो है, और फिर उसका महिमा मंडन किया गया। कौन 1944 में गलबलिया कर रहा था? गांधी नेहरू टॉक्स की, गांधी जिन्ना टॉक्स की आपने बात नहीं की। 1916 में लखनऊ पैक्ट में किसने महिमा मंडन किया था जिन्ना का और मुस्लिम लीग का? इसी कांग्रेस ने जो यहां पर आकर लेक्चर दे रही है। 1946 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना आजाद ने पंजाब, जो कि आज का हरियाणा और हिमाचल मिलाकर था, पूरा पंजाब प्रोविंस और आधा पाकिस्तान में जो चला गया वो भी पूरा प्रोविंस था, उसमें कांग्रेस की क्योंकि बहुमत नहीं आया तो कांग्रेस ने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। उसके विरोध में तो वही जवाहरलाल नेहरू ने अपने मुख्य पत्र यंग इंडिया के अंदर इतना लंबा लेख लिखा था, लखपति इतना लंबा लेख लिखा था, यह लिखा था कि नहीं मुस्लिम लीग के नहीं, ये जाने दीजिए। नहीं मैं सुन लिया, ये ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं, मेरे सवाल में आपका एक 10 सेकंड में पूरा कीजिए, लेकिन मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल करूंगी इसी पर, आप 10 सेकंड में पूरा कर लीजिए। आपने हाँ बोल लीजिए पूछा जाता है। ये बार बार डॉक्टर मुखर्जी का जिक्र करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने क्या मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी? अरे पढ़ तो लीजिए, गूगल तो कर लीजिए, केवल पढ़कर आ जाते हैं। लेकिन सरकार किसके लिए बनाई थी? सरकार जवाहरलाल नेहरू मरे जा रहे थे मुस्लिम लीग के साथ पंजाब में रावल साहब ये सारा जो इतिहास है और कांग्रेस का जो स्टैंड है, कुछ चीजें तो क्लियर हैं, लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति के तहत जिस बदलाव की जरूरत थी, ये सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा ना कि ये हुआ बदलाव। सच कौन लेकर आएगा? देश ने तो आपको चुन लिया ना सर,
तो जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी ना, अकाउंटेबिलिटी तो आपकी बनेगी ना, आप इससे तो पीछे नहीं भाग सकते। लावनी जी मैं साधुवाद देता हूँ, सुदर्शन न्यूज को साधुवाद देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ और सनक भाई के कंधों को, पीठ को थपथपाता हूँ। आज विद्यार्थी खड़ा हुआ है अपनी बात कहने के लिए, विद्यार्थी भारत का सही इतिहास पढ़ना चाह रहा है। निश्चित तौर पर जो भी दोषी लोग होंगे इसमें केंद्र सरकार, यूजीसी जिस प्रकार से भी इसमें आकर क्रैकडाउन कर सकती होगी, निश्चित तौर पर करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते यहां पर इस चैनल पर बोल रहा हूं, लेकिन लेट अस नॉट गिव अस अ प्लेटफॉर्म टू दिस कांग्रेसीज। इनको प्लेटफॉर्म नहीं देना है। इन्होंने रक्त रंजित इतिहास से हमें सन दिया है पूरा का पूरा। इनके वामपंथी इतिहासकारों ने जितनी इन लोगों ने एकेडमिक फ्रीडम के नाम पर डिस्टॉर्शन इन हिस्ट्री किया है, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके पढ़ाने का प्रयास किया गया। इसको ने बिल्कुल भी लावनी जी बिल्कुल नहीं बचने देना है। ये वही लोग हैं जो कि गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ठीक है राहुल साहब, ठीक है बुटोला जी, इन्होंने इन्हें इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इन्हें पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर मुखर्जी ने किसके साथ सरकार बनाई थी भैया, बता तो दीजिए। बताने दीजिए बुटोला जी को, आपने भी आरोप लगा दिया तो जवाब उसका भी सुन लीजिए उनका भी। ठीक है राहुल साहब, एक सेकंड बुटोला जी को भी बोले बताइए जिसको काला पानी। ठीक है बुटोला जी, इसके बाद सनक आपके पास एक काला पानी, एक कांग्रेसी का नाम बताओ जिसको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया हो। ठीक है लखपत बुटोला जी को प्लीज जवाब देने दीजिए रावल जी। फांसी पर चढ़ाया, ठीक है लखपत बुटोला जी, बहुत समय दिया था ठीक है लखपत बुटोला जी। 13,500 कांग्रेसियों, 13,500 भारतीयों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। एक कांग्रेसी का नाम मुझे बता दीजिए। अब उनको बोलने दीजिए रावल साहब, इतना आरोप आपने लगा दिया और उनका वो तो पूरा खुली किताब है। बुटोला जी कीजिएगा, सुन लीजिए, ऐसे बदतमीजी से या तो मत बिठाए को, नहीं व्यक्तिगत नहीं, कोई बदतमीजी नहीं हो रही यहाँ पर बुटोला जी। एक सेकेंड रावल जी, मैं हूँ यहाँ पर ये बताने के लिए। बुटोला जी आपने आरोप लगाया, उसका जवाब उन्होंने दे दिया। ये व्यक्तिगत टिप्पणी और ये इस तरीके इस लेवल पर बताइए, इस लेवल पर बताइए। टाइम स्पैम मत कीजिए, टाइम स्पैम मत कीजिए प्लीज प्लीज। चलिए लखपत बुटोला मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट, अदरवाइज मुझे दोनों का फिर डाउन करवाना पड़ेगा। लखपत बुटोला मेरे अब सुन लो, ये नीरज जी भी मानेंगे जो इस देश के अंदर गांधी जी, पटेल जी, नेहरू जी को गाली देते हैं या कांग्रेस को गाली देते हैं, वो अपने पुरखों को गाली देते हैं। क्योंकि कांग्रेस को गाली देने का मतलब उनके पुरखे कांग्रेस में नहीं थे, इसका मतलब वो देशद्रोही थे। गांधी जी इज नॉट कांग्रेस, गांधी जी तो चाहते हैं कि कांग्रेस कंटिन्यू हो 47 के बाद। आप गांधी जी को कहां बैठ लिया आपने? गांधी जी इज नॉट, दिस इज नेहरू, ये नेहरू डॉटर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है कांग्रेस। इसमें गांधी जी को मतलब लपेटिए, इसमें पटेल साहब को मतलब लपेटिए। मैं इतनी चीजें खोलूंगा कि भगत सिंह को फांसी देने वाला कौन थे, किसने उनका केस लड़ा, भगत सिंह की फांसी का विरोध क्यों नहीं किया था एडविन पैक्ट में? को तो उन सबको पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जिन्ना जैसे आदमी इतिहास के पन्ने खुलेंगे बुटोला जी तो फिर आप लोगों से बहुत सवाल हो जाएंगे। आप भगत जी की भगत सिंह जी की फांसी की बात करें, आप पटेल साहब की बात करें तो पटेल साहब के साथ भी क्या हुआ था, कांग्रेस ने क्या किया था, इस पर भी बड़ी लंबी चर्चा हुई है। बहरहाल मैं मुद्दे पर रहती हूँ। सनक एक बात तो क्लियर हो चुकी है, यहाँ पर इस तमाम जो परिस्थिति बन रही है इसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा और फिर वो लोग बच जाएंगे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये जो गजवाए हिंद की सोच घुसी हुई है सिस्टम में, प्रहार उस पर करने की जरूरत है। सनक बिल्कुल लवनी जी, जिस प्रकार से मैं सीधा प्रश्न ये जो एक प्रवक्ता इसमें जुड़े हुए हैं लखपत जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज की इस बहस का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि इतिहास के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने इतिहास से सीखती हैं, और हमें आज इतिहास से सीखने की आवश्यकता है कि जिन्ना जैसे व्यक्ति को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिसने पहले भी भारत को बांटने का काम किया, उसके बीजों की नर्सरी को दोबारा बोने का काम किया जा रहा है। हमारा सीधा सीधा विषय यह है कि प्रेजेंट में जिसे सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो इंक्लूजन ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना है, हम इसके विरोध को लेकर बात कर रहे हैं। ये आज का विषय ये ब्लेम गेम का बिल्कुल नहीं है, और हमारा सीधा सीधा इस विषय को लेकर यही मानना है कि सिलेबस को रिवाइज करना चाहिए और जिन्ना जैसे कलंक को ग्लोरीफाई और महिमा मंडन सिलेबस के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर जिन्ना को पढ़ाना ही चाहते हैं तो पढ़ाइए कि किस प्रकार से उसने भारत के टुकड़े किए और किस प्रकार से उसने डायरेक्ट एक्शन डे के माध्यम से किस प्रकार से उसने
भारत के नागरिकों को काटने का काम किया। इस बल्कि प्रकार एक से चैप्टर होना चाहिए, सभी को बाहर निकालना भारत की के आवश्यकता है। गद्दार, चैप्टर ये हो जाना चाहिए भारत के गद्दार। और जब भारत के गद्दार होगा, नीरज जी जल्दी से 20 सेकंड्स में समाप्त करेंगे, जब भारत के गद्दार जब ये पढ़ाया जाएगा तो शायद सही मायने में कहा जाएगा कि ये विचारधारा की जो जिस तरीके से जहर घोलने का काम किया जा रहा है उससे कम से कम हमारी पीढ़ी बच सकेगी। 20 सेकंड नीरज जी, देन समाप्त। नीरज जी, दो बात खाली कहूँ, बात सिर्फ प्लीज। कहूंगी कि जो भी एनसीईआरटी की अभी किताबें आई हैं सबको रद्द करना है। मैंने कमिटी देखी है, कमिटी में एक भी कोई विशेषज्ञ नहीं है जिसने एकेडमिक तरह से कोई भी मुद्दे को पढ़ा हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक धूमिल करने का इतिहास है और ये हमारे देश को, और जैसे आपने कहा गजवाई तो छोड़िए, हमारे देश को अन्य और तरीकों से अपनी जड़ों से अलग करने का, बिल्कुल जड़ों से अलग करने की एक सुनियोजित साजिश है। और इसीलिए एक लास्ट बात कहूंगी, 10 प्लीज, एक लास्ट 10 सेकंड। हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल इतिहास अगर पढ़ा जाए तो ये बताना चाहिए 1947 में हमने जो अपना राज्य जो हमको मिला वो पूरे के पूरे 600 से प्लस राज्यों को मिला, क्योंकि कोई भी मुस्लिम राजा नहीं था एक्सेप्ट हैदराबाद और जूनागढ़ छोड़ के, सारे हिंदू राजा थे। तो हिंदुओं से राज दिया गया, हिंदू को राज दिया गया और इसमें कुछ देशद्रोही लोग थे जो अपने आप को ओरिजिनली हिंदू थे लेकिन किसी और मानसिकता में जुड़ के, आइडियोलॉजी में जुड़ के, यानी सच पढ़ाने की जरूरत है और जड़ों से दूर करने की ये जो साजिश चल रही है उस पर बड़ा प्रहार करने की जरूरत है। और इसीलिए ये जो रण क्षेत्र, ये जो वैचारिक रण क्षेत्र है, इसमें वही विजयी होगा जो सच के साथ ऐसी गजवाई हिंद की सोच रखने वालों पर प्रहार करेगा। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी तय करनी होगी, क्योंकि ये खेल भी बड़ा परसेप्शन और नैरेटिव का है। विश्लेषण आकलन करिएगा जरूर। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।